सर, साल की शुरुआत से ही जोशीमठ से कुछ खबरें आ रही हैं ज़मीन धंसने की। और इसरो ने सैटेलाइट डेटा से ये चीज़ भी बताई है कि पिछले साल के अप्रैल से लेकर नवंबर के बीच में ज़मीन जो थी वहाँ धंस रही थी तब भी, पर वो 7 सेंटीमीटर धंसी थी। पर इस साल 2023 के शुरुआती 12 दिनों में ही 5.4 सेंटीमीटर धंस चुकी है। और वो आशंका लगा रहे हैं कि जिस तरह ये बात गंभीर हो रही है तो शायद पूरा शहर ही धंस सकता है। कई परिवार हैं जिनको उनके घरों से शिफ्ट करके होटलों में करना पड़ा है। हम्म। सरकारी कार्यालय हैं, बहुत जगह हैं जहाँ परमानेंट डैमेजेस हो चुके हैं। तो उस पर एक सवाल ये उठता था कि हमारे तीर्थ स्थलों की जो ये हालत अब हो चुकी है, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, काफ़ी कुछ तो सिर्फ प्राकृतिक ही है। जोशीमठ जितना मैंने पढ़ा है, जिस जगह पर बसा हुआ है वो जगह ही जियोलॉजिकल दृष्टि से बहुत पक्की, स्थायी, टिकाऊ है नहीं। और वहाँ पर ज़मीन धंसने वगैरह की प्रक्रिया कोई नई ताज़ी नहीं है। 50-100 साल से वहाँ ये चल रहा है। तो काफ़ी वजह तो प्राकृतिक ही है। लेकिन जैसा भी आपने कहा कि जितना हो रहा था पिछले 20-30 साल में, उससे ज़्यादा 2023 में हो गया है। कुछ सेंटीमीटर वगैरह गिनाए थे कि 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर 12 दिनों में 5 सेंटीमीटर काफ़ी होता है। और ये आंकड़ा भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा पुराना है, अभी और बढ़ गया होगा। तो इतना जो भूमि धसाव है ये तो बहुत होता है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हमें क्या सुनाई दे रहा है, जितना अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं या आप जो थोड़े से विश्वसनीय अखबार हैं उनमें पढ़ें तो प्राकृतिक कारण तो अपनी जगह है ही। कहते हैं पहले एक बहुत पुरानी लैंडस्लाइड है और उसी लैंडस्लाइड का जो मलबा है, जब वो जम गया था बिल्कुल, तो उस पर बसा है जोशीमठ। तो वो तो प्राकृतिक कारण हो गया। उसके अलावा क्या चल रहा है? उसके अलावा ये चल रहा है कि अभी जो 4 धाम अभियान है, तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि आपको कई लेन की विस्तृत सड़क बनानी है। उसके लिए ज़बरदस्त तरीके से डायनामाइटिंग चल रही है। और अभी 2-3 साल से उधर के लोग उन सब के वीडियो बना बना के डालते रहते थे कि कैसे डायनामाइट से पत्थर को उड़ाया जा रहा है और फिर जो मलबा इकट्ठा हो रहा है वो कैसे सीधे नीचे ही फेंक दिया जा रहा है। दूसरों को छोड़ दो, मैं ही जब ऋषिकेश में था पिछले साल और पिछले से पिछले साल, तो मैंने खुद ही वीडियो बनाया था, क्योंकि एक जगह थी गंगा तट पर, वहाँ रेत थी तो एक छोटी बीच जैसी बन गई थी और वहाँ आमतौर पर लोग पहुँच नहीं पाते, रास्ता ठीक नहीं है वहाँ पहुँचने का। मैं 1-2 बार वहाँ जाया करता था, लोग नहीं होते थे, इसीलिए मुझे वो जगह पसंद थी। तो फिर कुछ महीनों के बाद जब मैं वहाँ लौट कर जाता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ मलबा ही मलबा पड़ा हुआ है। वो ऊपर पत्थर उड़ाया गया था और वो सारा जो पत्थर था वो नीचे वहाँ उस पे बीच पे, वो बीच कहीं नहीं थी, तो बीच पर पड़ा था पत्थर और सीधे पानी में पड़ा हुआ था। तो वो काफ़ी बुरा लगा था, सोचा भी था कि इसको कहीं सोशल मीडिया पर डाला जाएगा, फिर नहीं डाला। हिमालय पर्वत दुनिया के नए पर्वतों में से हैं, और नए मतलब ये नहीं कि 20-40 या 100-200 साल पुराने हैं। आमतौर पर पर्वत श्रृंखलाओं की जितनी उम्र होती है उसकी तुलना में ये नए पहाड़ हैं। जैसे आप विंध्य पर्वत श्रृंखला को ले लें या अरावली को ले लें,
तो उनकी अपेक्षा हिमालय बिल्कुल बच्चे हैं। और बच्चे हैं तो मतलब कि उनका विकास अभी भी चल रहा है, जैसे बच्चों का चलता है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो बड़े होते रहते हैं, हिमालय में भी बड़े हो रहे हैं। मोटे मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि अफ्रीका से टूट करके जो भूखंड आया था और एशिया से टकराया था, जिसके टकराने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ, वो अभी भी टकरा ही रहा है, वो अभी भी गतिशील है। देखो ऐसे समझो, जैसे ये है, ये इधर से आगे को बढ़ता रहे तो यहाँ बीच में क्या होता रहेगा, ये हिमालय है। और ये जो तुम्हारा पूरा भूखंड है यही जम्बू द्वीप कहलाता है, जिसको बोलते थे ना। तो ये वो है जो ऐसे बहते बहते आया है और एशिया से टकरा गया है। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है ये एशिया का एक नया ताज़ा हिस्सा है और ये एशिया से जुड़ा हुआ है यहाँ हिमालय की सीमा के माध्यम से। तो इसीलिए हिमालय के दक्षिण में जो मामला है और हिमालय के उत्तर में जो मामला है वो इतना अलग है हर तरीके से। जलवायु की दृष्टि से, मिट्टी की दृष्टि से, सब मौसम सब बिल्कुल अलग है। ये दो अलग अलग हैं। तो लगभग 4 इंच प्रतिवर्ष की दर से अभी भी हिमालय उठ ही रहे हैं। तो वो बड़े अनस्टेबल हैं अभी, इसीलिए इतना भूस्खलन पाते हो आप, ख़ासतौर पे बरसातों में, है ना। जा रहे हो इतना बड़ा पत्थर गिर पड़ेगा, गाड़ी पे रेत चूरा गिर पड़ता है, कुछ है ऊपर से, ये इसीलिए होता है। ऊपर से क्या हुआ है, क्लाइमेट चेंज। तो उसके कारण जो नियमित किस्म का मौसम हुआ करता था वो बिल्कुल बदल गया है। सिर्फ पिछले साल में हज़ारों कह रहा हूँ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो असामान्य हैं मौसम की दृष्टि से। अब जो मिट्टी है, जो पत्थर है, जो आपस में गुथे हुए हैं, वो इस तरह से निर्मित हैं कि सामान्य मौसम को ही झेल सकते हैं और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो चलो वो बर्दाश्त कर लेंगे। पर जब हज़ारों एबनॉर्मल इवेंट्स होते हैं तो नहीं झेल पाते। एबनॉर्मल इवेंट्स कैसे होते हैं, हिमालय पर ज़्यादातर यही होता है कि बारिश ज़्यादा हो गई, जहाँ नहीं होनी चाहिए थी उतनी बारिश हो रही है। उत्तरकाशी याद है ना, लगभग 10 साल पहले। तो क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना जिसको बोलते हैं, वो बादल फटना क्या होता है, यही बस कि ज़्यादा बारिश हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश बहुत कम समय में। और वो जो क्षेत्र है वो तैयार नहीं है, वो इक्विप्ड नहीं है कि उतनी बारिश को झेल पाएगा। तो पत्थर मिट्टी वो सब टूट टाट के अलग हो जाते हैं और कुछ और ही वहाँ पर बन जाता है। और हिमालय, जैसे हमने कहा कि अभी बहुत गुथा हुआ पर्वत नहीं है, अभी वो एक ढीला पर्वत है जो अभी आकार ले ही रहा है। ऊपर से इंसान ने वहाँ डायनामाइटिंग शुरू कर दी, इंसान की ही करतूत है क्लाइमेट चेंज। इस वक्त उत्तराखंड में 200 से ज़्यादा बांधों का, डैम्स का निर्माण चल ही रहा है और उसके अलावा सैकड़ों अन्य किस्म की तथाकथित विकास परियोजनाएं, और ये सब की सब तोड़फोड़ पर आधारित है। उसके अलावा हम रेल लेकर के जा रहे हैं, एकदम पहाड़ की छाती तक हमें रेल पहुंचा देनी है और वो जा रही है सुरंगों के माध्यम से, टनल्स। ठीक आंकड़ा मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 30 या 50 किलोमीटर की सुरंग खोदी जा रही हैं कुल मिलाकर के, कुछ ऐसा ही है। अब आप देखिए क्या क्या है, सड़क का चौड़ीकरण, राजमार्ग का, रेल मार्ग का निर्माण जिसके लिए सुरंगें तोड़ी जा रही हैं, बांध, अन्य किस्म की विकास परियोजनाएं और प्राइवेट सेक्टर द्वारा हाउसिंग और हॉस्पिटैलिटी, इसके लिए तोड़फोड़ और निर्माण। होटल बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं
और घर वगैरह तो बनते ही रहते हैं। इसके अलावा इन सबके सर पर क्लाइमेट चेंज, जिसके कारण अतिशय वृष्टि। तो ये हमने कुल मिलाकर के कितने कारक गिना दिए, 5 या 6। इन सब ने मिलकर के ये करा है कि जोशीमठ ही नहीं, जोशीमठ के आसपास जो लगभग 1 दर्जन छोटे कस्बे हैं और गांव हैं और कर्णप्रयाग जैसी जगहें हैं, ये सब अब धंस रही हैं। जोशीमठ भी सुर्खियों में इसलिए आया क्योंकि वहाँ एकदम अति हो गई, लोगों को छोड़ छाड़ के भागना पड़ा। और वो जो 2 होटल हैं जो एक दूसरे पर टिक गए हैं, उनके चित्र वायरल होने लग गए कि ये देखिए क्या हो रहा है। वो तो गिरा भी दिए गए होंगे शायद, आज दोनों होटल आज ही गिराए जाने थे। तो इस कारण वो खबरों में आ गया। लेकिन जो लोग पहाड़ों से संबंधित हैं उनको पता है कि वहाँ पर ये हलचल कई सालों से चल रही थी। एक संघर्ष समिति बनी हुई है शायद, जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ऐसे कुछ करके, वो कई सालों से कोशिश कर रही है, उनकी किसी ने सुनी नहीं। फिर इन्होंने अंततः चक्का जाम करा, तब जा कर के सरकार ने, मीडिया ने उनकी थोड़ी सुध ली। अब यही काम वहाँ तमाम अन्य जो शहर है वहाँ भी हो रहा है। मैं प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकता, लेकिन जितना मैं अभी तक पढ़ पाया हूँ उसमें यह है कि कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही जगहों पर ये ज़मीन धंसने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ तक कि नैनीताल जैसे शहर में भी ये हो रहा है। तो बात सिर्फ गढ़वाल भर की नहीं है। समझ रहे हैं ये हम क्या कर रहे हैं? अभी हम रेल को चला देंगे और जब रेल चलती है तो उसमें से कंपन कितना होता है आप समझ रहे हैं? जो तोड़फोड़ है उसमें तो आप ही कह सकते हैं भाई एक बार सड़क बन गई तो बन गई, अब चलो बन गई, अब इसके अलावा अतिरिक्त आगे और नहीं टूट फूट होगी। लेकिन रेल तो रोज़ चलेगी ना, और जब रेल चलती है तो वाइब्रेशन होते हैं, और जब वाइब्रेशन होते हैं तो चट्टानें ढीली पड़ती हैं। 2 चीज़ें एकदम ऐसे जुड़ी हुई हों, उनको आप हिलाएं, रोज़ रोज़ वाइब्रेशन दें तो क्या होगा? वो दोनों ढीली पड़ेंगी। जब ढीली पड़ेंगी तो टूट टाट के नीचे भी गिरेंगे और उनके ऊपर जो कुछ बसा हुआ होगा वो भी सब नीचे ध्वस्त हो जाएगा बिल्कुल। तो अब ये सब होने जा रहा है। इसी से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं। एक एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, उसको लेकर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। 1976 में भी एक कमेटी गठित की गई थी, मिश्रा कमेटी मेरे ख्याल से उसका नाम था। उसने 1976 में बोल दिया था कि ये सब यहाँ जो तुम विकास के नाम पे कर रहे हो रोक दो बिल्कुल। इन पहाड़ों में ये सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे विकास को बर्दाश्त कर पाएंगे। 1976 में, माने 24 और 22 46 साल पहले, आधी शताब्दी पहले से ये बाकायदा एक कमेटी ने अनुशंसा कर रखी है कि मत करो पहाड़ों के साथ ये सब कुछ, इनमें नहीं सामर्थ्य है। फिर अभी 5-7 साल पहले भी एक कमेटी बैठी थी, उसने भी कहा था, और वो कोर्ट के आदेश पर बैठी थी, उसने भी कहा था कि रुक जाओ मत करो ये सब, लेकिन हमको विकास चाहिए। और उत्तराखंड अभागा इसलिए है क्योंकि वो देवभूमि है, और जो हमारी अंधी धार्मिकता है वो कहती है हमारी देवभूमि है ना, तो यहाँ पर तो चकाचक विकास होना चाहिए, हमारे गौरव का, हमारे गर्व का मामला है भाई। हिंदुओं के यहाँ पे इतने तीर्थस्थल हैं तो यहाँ पर तो ज़बरदस्त विकास होना चाहिए। ये बात हमारे गौरव की, हमारे अहंकार की। मेरा देवस्थल है ना तो चकाचक होगा ही होगा। तो मुझे वहाँ पर सब कुछ कर देना है, मुझे वहाँ जितने तरीके के हो सके होटल रिजॉर्ट बना देने हैं, 8 लेन 10 लेन 16 लेन की सड़क बना देनी है, 50 परियोजनाएं बना देनी है, ये वो जो करना है सब कर डालना है। और मुझे ये देखना भी नहीं है कि वो जगह इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर भी सकती है कि नहीं बर्दाश्त कर सकती है। अभी ताज़ा खबर शायद ये है कि भारतीय सेना ने भी जोशीमठ को त्याग दिया है। सैनिक भी वहाँ से अपनी गाड़ियाँ, अपना पूरा सब
दस्ता ले करके शायद औली की तरफ निकल गए हैं कि वो सेना रहने लायक जगह भी वो नहीं बची। ये सब स्थितियां बदल भी सकती हैं, ये तो हम आज की बात कर रहे हैं, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन स्थितियां ऊपरी तौर पर थोड़ी बदल भी जाएं तो भी जो मूल बात है वो अपनी जगह है। और मूल बात ये है कि इंसान धर्म को किस रूप में देख रहा है, इंसान धर्म को किस रूप में देख रहा है। धार्मिकता का अर्थ होता है मुक्ति की ओर बढ़ना। ठीक, कोई भी भारतीय धर्म हो, उसका एक ही परम उद्देश्य होता है, उसकी एक ही मंजिल है मुक्ति। और किससे मुक्ति चाहिए होती है? भौतिकता से, पदार्थ से, कि यही सब चीजें हैं जो हमको जकड़े रहती हैं और मुझे इनसे मुक्ति मिल जाए, इनसे मुक्ति मिले तो मैं आनंद में जी पाऊं। लेकिन हमने धर्म को भी पूरा भौतिक बना डाला है। तो ये तो छोड़ दो कि धर्म भौतिकता से मुक्ति दिलाएगा। ये जो हमारी नई किस्म की धार्मिकता है, ये स्वयं अपने आप में बड़ी भौतिक है। ये पदार्थ को बंधन नहीं मानती, ये तो पदार्थ को और इकट्ठा करती है और खड़ा करती है। ये कहती है और सड़कें चाहिए, और बड़े बड़े मंदिर चाहिए, पत्थर ही पत्थर लगाओ और ऊंचा शिखर उठाओ। समझ में आ रही है बात? मैं जानना चाहता हूं, मैंने पहले भी आपसे पूछा था, ये आप जो सड़क इतनी चौड़ी कर रहे हो, आप ये पूछो तो कि किसके लिए कर रहे हो? इसका परिणाम वही होना है। दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं जो सरपट भागी जा रही हैं केदारनाथ तक, और वहां चल रही है मौज मस्ती। 4 धाम बनेंगे मौज के, विलासिता के अड्डे। क्या धार्मिकता बढ़ने जा रही है? आप ये अब जो विकास कर रहे हो, इससे क्या होने जा रहा है? एनटीपीसी कोई सुरंग खोद रहा था, वो सुरंग ने जाकर के सीधे एक एक्विफर में छेद कर दिया। नीचे जो अंडरग्राउंड जलाशय होते हैं, और उसमें से जितना पानी था वो सब निकल गया, और बड़ी भयानक दर से निकला, लाखों लीटर पानी। मैं पढ़ता हूं कि पानी वो अभी भी उसमें से रिस ही रहा है। अब वो उतना पानी इकट्ठा था, वो निकल जाएगा तो वो जगह पे क्या बचेगा? खाली स्थान। और खाली स्थान क्या करेगा फिर? धंसेगा। तो वही चल रहा है। इन विषयों पर मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं जियोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं वैज्ञानिक नहीं हूं जो मैं बिल्कुल प्रामाणिक तौर पर इस पर कह पाऊं कि ऐसा ही हुआ है। मैं भी आपसे वही कह पा रहा हूं जितना मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा है। लेकिन कुछ बातें हैं जिनको मैं प्रामाणिकता से कह सकता हूं, और वो यही है कि हमारी रुचि पत्थर पानी में बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। एक बहुत मटीरियलिस्ट किस्म की धार्मिकता जड़ पकड़ती जा रही है, और उसी का प्रचार हो रहा है, और उसी को धर्म समझा जा रहा है। मैं ऋषिकेश में काफ़ी समय गुजारता रहा हूँ, और वहाँ की हालत को लेकर के भी मैंने बहुत बार बोला है। आप पर्यटन बढ़ा रहे हो, आप बोलते हो विकास करना है, और उस शहर में पिछले 10 साल में ही कितनी तब्दीलियाँ आ गई हैं। ये जो किताब है हमारी आखिरी जो आई अंग्रेज़ी में, माया, तो माया की मैन्युस्क्रिप्ट वहीं ऋषिकेश से थोड़ा आगे बढ़ के शिवपुरी की ओर
एक जगह पर बैठ करके मैंने फाइनल करी थी, गंगा किनारे बैठ करके। लगभग 1.5 महीना लगा करके वहीं जाता था और उसको वहीं पर एडिट करा था। और उसमें मुझे बीच बीच में बड़ी तकलीफ़ आती थी, क्योंकि मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ और मैं एक एक अक्षर पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ कुछ बदलना है उसको देखना चाहता हूँ। और वहाँ से वो सब ये राफ्टिंग वाले निकलते थे और नीले नीले अंबर पे चांद जब चाहे, प्यास भड़काए हमको तरसाए, ऐसा कोई साथी हो। और वो आप यहाँ बैठे हुए हो, ठीक सामने से निकल रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। नारेबाजी उनकी कई बार ये भी होती थी, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। पर ये क्या कर रहे हो? ये युद्ध घोष है क्या है? यलगार है? किसी को मारने की तैयारी कर रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो इतना? तो या तो वो फूहड़ गाने गा रहे होते थे या फूहड़ नारेबाजी कर रहे होते थे। बीच बीच में ऐसा लगता था कोई धार्मिक बात भी वो बोल रहे हैं, पर जो धार्मिक बात भी बोल रहे होते थे वो बड़ी विकृत लगती थी, जिस तरह से वो बोल रहे होते थे। ये काम पहाड़ों के साथ लगातार होता ही जा रहा है। पेड़ों का कटना, एक के बाद एक वहां पर, और रिजॉर्ट्स का बनना, ये करना वो करना। कुल मिलाकर के ये है कि जीवन का उद्देश्य मुक्ति नहीं है, जीवन का उद्देश्य है पैसा कमाना। और पैसा कमाने के लिए अगर धर्म को भी बेच दो तो छोटी बात है। जो मूल बात ये थी कि धर्म के लिए भौतिकता को पीछे रख दो, या भौतिकता का अधिक से अधिक प्रयोग कर लो धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक, अभी जो नई बात चल रही है वो ये है कि भौतिकता के लिए धर्म का प्रयोग कर लो। समझिएगा, भौतिकता के लिए धर्म का इस्तेमाल कर लो। तो तीर्थ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर हैं और पूरे रोपवे बना दिए गए हैं। हम लोग जब अभी केदारनाथ गए थे तब वो नहीं था ना रोपवे, अब बन गया है। तब बनने की शुरुआत थी। अभी कहाँ से कहाँ तक का बना है वो? अभी बनने की शुरुआत हुई। अच्छा, बनने की शुरुआत हुई है। तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा? गौरी कुंड से पूरा ऊपर तक। तो जा ही क्यों रहे हो वहां? उड़न खटोले पर बैठ करके वहां जाओगे महादेव के पास, उनके सर के ऊपर से उड़ के आओगे। तीर्थ वहां स्थापित किया गया था, किसी वजह से स्थापित किया गया था ना, कि जा सकते हो अगर तो पैरों पर चल के जाओ। तो पहली हमने बेईमानी यह करी कि घोड़े और खच्चर लगा दिए। उसके बारे में मैंने बोला है कि भाई घोड़ों को क्यों तीर्थ यात्रा करा रहे हो? उनकी जान काहे लिए ले रहे हो? उन्होंने कब कहा है? वो तो पशुपति के वैसे ही प्रिय हैं सारे पशु। उन्हें ये करना ही नहीं है कि दिन में 3 बार ऊपर 3 बार नीचे, तुम उनको मारे डाल रहे हो, लाशें पड़ी रहती हैं। फिर ये हो गया कि हेलीकॉप्टर आएगा वहाँ पर, तो हेलीकॉप्टर से चल रहा है कार्यक्रम। और अब ये उड़न खटोला जाया करेगा वहाँ पर। हम कह रहे हैं विकास हो रहा है। देखिए साहब, हम कोई छोटे लोग नहीं हैं, हमारे तीर्थ भी किसी से कम नहीं है। खासतौर पे विदेशियों के जैसे तीर्थ होते हैं, हम उनसे कम नहीं है। तो भीतर एक अजब हीन भावना बैठी हुई है, एक प्रतिस्पर्धा की भावना बैठी हुई है, वो भी पूरी तरह भौतिक। उस भावना में श्रद्धा कहीं नहीं है। उस भावना में जो पूज्य है, जो आराध्य है, उसके प्रति प्रेम कहीं नहीं है। बस एक ठोस गंधाता सा अहंकार है। मुझे किसी से पीछे नहीं रहना है। और तुम अगर ये सब बातें हमें बता रहे हो तो औरों को क्यों नहीं बताते? मुसलमानों को बताओ, ईसाइयों को बताओ, उनको भी ये सब बातें बताओ। दूसरे अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो हम भी बराबरी का गलत करेंगे। दूसरे अगर गिरे हुए हैं तो हम उनसे ज्यादा गिर कर दिखाएंगे।
दूसरे अगर हिंसा करते हैं तो हम और ज्यादा हिंसक पशु ही बन जाएंगे। जो कहीं लिखा भी नहीं हुआ है, हम उसकी अफवाह उड़ाएंगे, धर्म हिंसा तथैव च, जो कि कहीं नहीं लिखा हुआ। ये चल रहा है। तो ये है जो ऊपरी बात है, मूल बात है। और उसी मूल बात की अभिव्यक्ति होती है फिर जोशीमठ के धंसने जैसे लक्षणों में। जो अंदरूनी बीमारी है, जो मूल बीमारी है, वो ये है, एक स्थूल भौतिक धार्मिकता, एक ऐसी अंधी धार्मिकता जो वास्तव में अहंकार के अलावा कुछ नहीं है, अज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। और उसकी अभिव्यक्ति फिर होती है कि आप अपने ही तीर्थ स्थालों को खाए जा रहे हो। जोशीमठ का संबंध आप जानते हो ना, किनसे है? किनसे है? हाँ, शिव जी से तो है ही, पर और ज्यादा आदि शंकराचार्य से। और अब नहीं रहेगा जोशीमठ, कर लो विकास। और यह अहंकार का बरसों पुराना किस्सा है। वो जिस चीज को लेकर के बहुत उछलता है, वो उसी चीज को खा जाता है। अहंकार अगर धर्म को लेकर बहुत उछलेगा ना, तो धर्म को भी खा ही जाएगा। और वही हो रहा है। धर्म 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 जितना नारा भारत में पिछले 20-30 साल में लगा है, इतना पहले नहीं लगता था। और पिछले 20-30 साल में भारत में सनातन धर्म का जितना नाश हुआ है, उतना भी कभी नहीं हुआ। हमको कौन सा धर्म चाहिए, मैं बताता हूं। हमको एनआरआईज वाला धर्म चाहिए। हमको सूरज बड़जात्या की फिल्मों वाला धर्म चाहिए, राजश्री प्रोडक्शन वाला धर्म, जहां बहुत सारा पैसा है। सबसे पहले, जैसे एनआरआईज के होता है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा। और साथ में घर में एक पूजा स्थल है, जहां पर सांस्कृतिक पिताजी अपनी 2 सांस्कृतिक बेटियों और 2 सांस्कृतिक पुत्रों और एक अति सांस्कृतिक पत्नी के साथ खड़े होकर के रोज सुबह कोई कर्मकांडी प्रार्थना किया करते हैं। और उसके बाद पूरा जो परिवार है वो लड्डू गुजिया खाता है और सब एक साथ नाचते हैं। जबरदस्त किस्म की शादियां होती हैं। आधी पिक्चर सिर्फ शादी पर आधारित होती है और उसमें पूरा सांस्कृतिक परिवार नाचता है। ये हमारा आज का आदर्श बन चुका है, द आइडियल हिंदू ड्रीम। ये है। वहां किसी से पूछ दो, गीता के 2 शब्द पता है? नहीं किसी को पता होंगे। लेकिन कोई उथले किस्म का भजन सबने रट रखा होगा। वही राजा इंद्र ने बाल्टी मंगाई, वो सबने रट रखा होगा। वहां किसी से पूछ दो कि अद्वैत या सांख्य या बौद्ध किसी दर्शन के बारे में तुलनात्मक कुछ टिप्पणी कर दो, वो तुम्हारा मुंह ताकेंगे। लेकिन उनसे पूछ दो, तुम लोग तो बहुत धार्मिक हो ना? बोले हाँ हमें धार्मिक। लो लड्डू खाओ, शुद्ध देसी गाय के घी से बने हैं। हमारा धर्म क्या है? देसी गाय का घी। वही एनआरआई स्वर्ग हमको उत्तराखंड में बनाना है, और वहां तो और अच्छा है। जलवायु स्विट्जरलैंड जैसी है वहां पर, तो लगता है कि हाँ भाई मामला एनआरआई है, बिल्कुल है ना। बढ़िया मलय पवन बह रही है, मंद मंद शीतल शीतल। वहां बढ़िया आलीशान कुछ खड़ा कर दो, उसके सामने यूं देखो उसको, ये देखो हिंदू हृदय सम्राट।
ऋषिकेश के आम रेस्टोरेंट में भी मांस बिकना शुरू हो गया है, जो नहीं होता था। और मैंने इस मामले पर पहल भी करी है। जवाब ये मिलता है, जो आ रहे हैं वहां वो यही मांग रहे हैं, मांस चाहिए। 2016 में पहला वहां पर मिथ डिमोलिशन टूर करा था। वहां बहुत आसान होता था वीगन खाना मिलना। क्यों आसान होता था? क्योंकि तब वहां विदेशी बहुत आते थे, और वहां जो विदेशी आते थे वो कहते थे टोफू दो, वो चाय कहते थे बादाम के दूध की दे दो, नारियल के दूध की दे दो, सोया की दे दो। लेकिन जानवर पर क्रूरता करके जो तुम दूध वगैरह निकालते हो, ये नहीं चाहिए। 2016 में वहां अच्छा खासा वीगन माहौल था। फिर बीच में आ गया कोविड, विदेशियों ने आना कर दिया बंद। विदेशियों ने आना बंद कर दिया और भारत में धार्मिकता और चढ़ गई। इतना गंदा कर डाला इन्होंने ऋषिकेश को। भीतरी तौर पर भी बाहरी तौर पर भी वहां जो सफाई का स्तर है इन्होंने वो भी बहुत गिरा दिया। और बहुत उम्मीद कर रहा हूं कि अब बेहतर हो जाएगा कुछ, क्योंकि अब फिर से विदेशियों ने आना शुरू कर दिया है। वो जब आते हैं तो भारतीय भी कहते हैं साफ करो साफ करो, फॉरेनर्स आ रहे हैं। तो वहां पर लोग जानते हैं मुझको, उनसे बात करता हूं तो जो सच्चाई है बोल ही देते हैं। बोलते हैं विदेशी अभी भी यहां जितने हैं वो मांस बिल्कुल नहीं मांगते। ये जो देसी आते हैं ना, इन्हें मांस चाहिए। ये कहते हैं और हम ठंडी जगह पे आए किस लिए हैं। बियर और चिकन के बिना हिल्स का मजा ही नहीं आता। बियर, चिकन, सेक्स। वो कौन सी बीच है, इस पे बहुत जाता हूँ मैं, और वो वाला वीडियो भी बनाया था। वहाँ पर एक रिकॉर्डिंग करी थी जिसमें वो 2 लड़कियाँ आ गई थी बीच में, जहाँ पे शमशान घाट भी है। वो फूल चट्टी। फूल चट्टी पर हमने अपने आरंभिक शिविर करे थे 2011-2012 के, और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं फूल चट्टी पर। वो इतनी शांत जगह होती थी, वहाँ पे कहीं पे रोशनी भी नहीं दिखाई देती थी। रात भर बैठे रहे, पढ़े जा रहे हैं, अप्रोक्ष अनुभूति खुली हुई है, लालटेन की रोशनी है, पढ़ रहे हैं। वहीं पर सो गए हैं, सुबह उठ रहे हैं तो देख रहे हैं पानी बढ़ाया है, बिल्कुल पाँव तक पानी बढ़ाया है। वहाँ रेत पे ही सो रहे थे, और बड़े वहाँ पर अद्भुत अनुभव रहे हैं। बहुत जाना है, बहुत सीखा है। अभी हालत ये है कि आप फूल चट्टी पर नंगे पाँव चलेंगे तो लहूलुहान हो जाएंगे। बताइए क्यों? बियर की टूटली हुई बोतलें। ये हमारा विकास चल रहा है और हम बहुत प्रसन्न हैं। हाँ, इस पूरी चीज में ऋषिकेश की इकोनॉमी जरूर आगे बढ़ी होगी, क्योंकि होटलों की संख्या बढ़ गई है, राफ्टिंग जबरदस्त रूप से हो रही है, एडवेंचर स्पोर्ट्स चल रहे हैं, और मटन वगैरह साधारण आलू मेथी से तो महंगा ही आता है, तो उससे जीडीपी बढ़ता है। रेजिडेंशियल भी बढ़ा होगा, महंगा हो गया होगा। इसी दिसंबर में ऋषिकेश में प्रस्तावित था कि जाएंगे करेंगे, वो नहीं करा। कुछ तो बात ये थी कि सुरक्षा की दृष्टि से इधर उधर से कुछ इनपुट्स आए थे कि ठीक नहीं है, अभी मत जाइए वहाँ पे, सिक्योरिटी का आपके लिए। लेकिन सिक्योरिटी वगैरह की बहुत परवाह करी नहीं है अतीत में। रहा भी है कि दिक्कत हो सकती है तो भी चले गए हैं। मन सा उचट रहा है। जिस जगह से मुझे इतना प्रेम रहा है और जिस जगह से मुझे बहुत प्रेम मिला भी है, जिस गंगा के तट पर मैंने इतना कुछ सीखा है, इन्होंने ऐसा कर दिया उसको कि उससे मेरा मन उचटने लग गया है। और मैं सचमुच मना रहा हूं कि वहां पर विदेशी आना, और बहुत सारे विदेशी आना शुरू करें। शायद कुछ सुधरेगा माहौल, क्योंकि वो यहां पर होटलों के लिए नहीं आते,
होटल उनके पास अपने यहाँ बहुत अच्छे अच्छे हैं, वो यहाँ विकास देखने नहीं आते, उनका अपना विकास ठीक ठाक है। वो यहाँ जिस चीज़ के लिए आते हैं वो दूसरी है, और जिस चीज़ के लिए आते हैं उस चीज़ को हम खा गए। मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है कि मैं जान पाऊँ कि पूरी जो प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी रिपोर्ट है ये 4 धाम की वो क्या बोलती है, लेकिन पेड़ों का कटना वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है ना। हर 200 मीटर पर अर्थ मूवर्स खड़े हुए हैं और वो पहाड़ काट रहे हैं। आप में से कोई गया है उस रास्ते पे पिछले 2 साल में? वो अभी भी चल ही रहा है वहाँ पे काम। तो आज जोशीमठ, कल पूरा विश्व। ऐसा थोड़ी है कि बगल के घर में आग लगेगी तो आपका घर बच जाएगा। और कारण पूरे तरीके से हमारे अहंकार से उठा हुआ है। क्लाइमेट चेंज किसने खड़ा करा है? हमने। हमारी ही विकास की जो स्थूल भौतिक अवधारणा है उसने क्लाइमेट चेंज का असुर मॉन्स्टर हमारे सामने, हमारे सर पर खड़ा कर दिया है। और उसके बारे में मैं इतना बोल चुका हूं कि बोलते बोलते मुझे ऊब होने लगी है। अब 4 महीने में फिर से मानसून आ जाएंगे पहाड़ों पर, और इस बार वो कौन सी आपदा लेकर के आएंगे कोई नहीं जानता। और पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं होते हैं, पहाड़ मैदानों की जान होते हैं भाई, दोनों अर्थों में, स्थूल अर्थ में भी सूक्ष्म अर्थ में भी। इसीलिए समझदार लोगों ने इतने तीर्थों की स्थापना पर्वतों पर करी थी कि पर्वतों को पूज्य मानना। आंतरिक दृष्टि से भी मैदानों का प्राण होते हैं पहाड़, और भौतिक दृष्टि से भी। उत्तरांचल को बर्बाद करके उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल बच लेंगे क्या? क्यों नहीं बचेंगे? एक छोटा सा नाम है गंगा। बाढ़, सूखा, कुछ भी। आपने गंगोत्री का जो हाल कर दिया है उसके बाद ये आवश्यक नहीं है कि बाढ़ ही आए। जब ग्लेशियर नहीं रहेगा तो गंगा जी कहां से रहेंगी? और वो बन गया है पर्यटन स्थल। और पर्यटन का मतलब ही होता है भोगना। वहां जा किस लिए रहा हूं? पैसा वसूलने के लिए। काहे कि जाना महंगा होता है भाई। तो वहां जाएंगे तो पूरा वसूल के आएंगे, और वसूलने का मतलब ही होता है कि पर्वत का बलात्कार करके आएंगे पूरा। गवार किस्म का टूरिज्म। चिप्स के पैकेट, बिस्लरी की बोतलें। कितने ही झरने, वहां तो हर 200 मीटर पे कोई झरना होता है, खासतौर पे बरसाती झरना। वैसे सूख जाता है, बरसाते बहता है। अब देखिएगा गौर से, वो कितने ही झरने हैं जो सिर्फ प्लास्टिक के कारण अवरुद्ध हो गए, वो बह ही नहीं सकते। अब प्लास्टिक ने उनको रोक लिया है, और रुकता जाता है पानी, रुकता था। ऊपर से तो आ ही रहा है, बर्फ पिघल रही है। वो रुकेगा रुकेगा, फिर क्या करेगा? फिर तोड़फोड़ मचाएगा, या फिर जहां रुक रहा है वहां की चट्टान को वो घोल देगा। और जब घोल देगा तो क्या होगा? सब कुछ नीचे आ जाएगा। सब कुछ इसलिए क्योंकि हमें अध्यात्म से कोई मतलब नहीं। हमारे लिए धर्म का मतलब है एक प्रकार की संस्कृति।
धर्म के नाम पर हम एक भोगवादी संस्कृति को बढ़ा रहे हैं। बस बस बस। कल्चर, ये हमारा कल्चर है। धर्म का मतलब कल्चर कब से हो गया ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हर आदमी संस्कृति की बात कर रहा है। और संस्कृति माने क्या? वही तुम्हारी सड़ी गली पिछले 100-200 साल की गरीबी की, गुलामी की, अशिक्षा की, अज्ञान की, भोगवादी संस्कृति। तुम्हें धर्म का मतलब संस्कृति ही निकालना है तो चलते हैं ना फिर ऋग्वैदिक काल में चलते हैं। तब की संस्कृति क्यों नहीं लाते? तुम्हें पिछले 100-200 साल की संस्कृति से ही क्या मतलब है? तुम कह रहे हो नहीं, बस जो 150 साल पहले चलता था संस्कृति के, संस्कृति मतलब खान पान व्यवहार, यही सब संस्कृति होता है। खान पान व्यवहार, तीज त्योहार, इनको मनाने का तरीका, ये संस्कृति। कहते हो 150 साल की जो संस्कृति थी पुरानी, वही आज भी चलानी है। 150 साल पहले तुम्हारी हालत क्या थी? गुलामी की, गरीबी की, अज्ञान की, अशिक्षा की। माने तुम कह रहे हो गरीबी, गुलामी, अज्ञान, अशिक्षा की जो संस्कृति है वो आज भी चला के रखनी है। अगर अपनी मूल संस्कृति ही चलानी है तो हम चलते हैं ना, पीछे चलते हैं, उपनिषदों के ऋषियों से पूछते हैं बचाओ तुम्हारी संस्कृति कैसी है, वो चलाते हैं। पर उनकी संस्कृति देख करके इनके होश उड़ जाएंगे संस्कृतिवादियों के, क्योंकि ऋषियों की जैसी संस्कृति है, तुम्हारी वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तुम झेल नहीं पाओगे ऋषियों की संस्कृति को। ऋषियों की संस्कृति तो बहुत उदार है, बहुत खुली है, उन्मुक्त चिंतन है वहां पर, क्षुद्र सीमाएं नहीं है, वर्जनाएं नहीं है, संकुचन नहीं है, संकीर्ण वृत्ति नहीं है वहां पर। ये सब संकीर्णताएं, क्षुद्रताएं, सीमाएं, ये तो अभी की हैं, पिछले कुछ 100 सालों की। और ये हमारे इतिहास के सबसे रुग्ण काल का प्रतीक हैं। हम अपनी रुग्णता को ही ढोते रहना चाहते हैं, कह के कि हमारी महान संस्कृति है। और वास्तव में जो कुछ आपके पास महान है अतीत का, उससे आप बहुत डरते हो, अपनी महानता से आप पीछा छुड़ाते हो, और अपनी बीमारी को आप ढोते रहना चाहते हो। ये कहां की समझदारी है कि है? अभी भी जो पूरा हो हल्ला मच रहा है वो इस पर मच रहा है कि जोशीमठ के पीड़ितों को अब बसाया कहाँ जाएगा, उनका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, उनको मुआवजा कितना मिलेगा, और अगर सरकार उनको नए घर नहीं दे सकती है, जैसे टहरी में हुआ था ना, याद है, इतने लोग विस्थापित हुए थे, तो अगर उनको नए घर नहीं दे सकती है तो किराया महीने का कितना मिलेगा। और वहाँ के लोग भी इसी बात को लेकर के अभी सबसे ज़्यादा उद्विग्न हैं। मैं उनको दोष नहीं देता, जिनके घर गए हैं वो तो सबसे पहले यही पूछेंगे कि मेरा नया घर कहाँ है। लेकिन जो अपने आप को बुद्धिजीवी, चिंतक, विचारक बोलते हैं, और जो पूरी मीडिया है, ये भी बस इसी बात को लेके उड़ी हुई है कि जब हटेंगे उनका क्या होगा। वो भी जो मूल मुद्दा है उसको नहीं उठा रही है कि हमारी विकास की अंधी परिभाषा और धार्मिकता की अहंकारी अवधारणा, अज्ञानी अवधारणा, ये दोनों मिलकर पूरी पृथ्वी पर कहर बरपा रहे हैं। संतों ने इतना समझाया, इतना समझाया कि असली तीर्थ है आत्मस्नान, और आत्मस्नान अगर नहीं हो रहा है तो तुम गंदे ही रह जाओगे। मीन सदा जल में रहे, धोवे बास न जाए। तुम कितना गंगा स्नान कर लो, भीतरी गंदगी नहीं हट रही तो नहीं हट रही। अभी हमारी हालत यह है कि भीतरी गंदगी हम और बढ़ा रहे हैं धर्म के नाम पर। और गंगा जी हमें क्या साफ करेंगी? हमने गंगा को गंदा कर दिया। और समझाने वाले कह गए क्यों पानी में मलमल नहाए, मन की मैल छुटारे प्राणी। गंगा गयो ते मुक्ति नहीं, 100 गोते खाइए। लेकिन जब मन की मैल बचा के रखनी होती है
तो फिर हम गंगा को भी मैला कर देते हैं। और जब भीतर जानवर बैठा होता है ना, तो हम पहाड़ों के जंगलों के सारे जानवर काट डालते हैं। जब हम भीतर के पशु से मुक्त नहीं होते, तो हम बाहर वाले जितने पशु होते हैं उनके साथ बड़ा अत्याचार करते हैं। अगर मैं पुराणों की भाषा में बोलूं तो जोशी मठ का धंसना एक दैवीय चेतावनी है, सुधर जाओ, अभी भी रुक जाओ। तुम धर्म का जो रूप चला रहे हो उसमें बहुत पाप है, रुक जाओ, ये जो तुम कर रहे हो ये धर्म नहीं है, ये पाप है। और अक्सर पाप धर्म का नाम लेकर ही किया जाता है। कोई भी विधर्मी ये थोड़ी बोलता है मैं पापी हूं, अधर्मी हूं, बोलता है क्या? वो भी अपने आप को धर्मी ही बताता है। और हिमालय का जो ये पूरा क्षेत्र है, ये अर्थक्वेक प्रोन भी है। और एक बड़ा भूकंप आना बाकी है। और भूकंप आने की संभावना हम बहुत बहुत बढ़ा देते हैं जब हम पर्वतों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और जब पहाड़ों पर भूकंप आएगा ना, तो दिल्ली बच नहीं जाएगी। फिर दिल्ली अपना विकास अपनी जेब में रख ले, क्योंकि हिमालय से दिल्ली की सीधी सीधी दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 150-200 किलोमीटर। और कुछ इस पर? ये मेरे पास कुछ आंकड़े लेकर के आए हैं। पिछले 5 साल में उत्तराखंड में 3000% वृद्धि हुई है लैंडस्लाइड्स में। 3000% समझते हैं कितना होता है? 100% वृद्धि का मतलब होता है दूना हो जाना। कोई चीज़ यदि 100% बढ़ गई है माने दूनी हो गई है। तो अब सोच लीजिए 3000% वृद्धि हुई है भूस्खलन के मामलों में। पिछले 5 सालों में। और पिछले ही 5 सालों में हमारी धार्मिकता और खराब करी गई है। हाँ, ये कोई संयोग भर नहीं है 5 साल का जो आंकड़ा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि उसका कारण है प्रदेश की डिन्यूडेड हिल साइड्स। डिन्यूडेड माने पेड़ काट करके जिनको नंगा कर दिया गया है, डिन्यूडेड।
पेड़ों को काट काट के पर्वतों को नंगा कर दिया गया है और 3000% वृद्धि हुई है लैंडस्लाइड्स में। और पिछले 20 सालों में चंडीगढ़ के कुल क्षेत्र से 5 गुना ज्यादा क्षेत्र के वन उत्तराखंड ने खो दिए हैं। 500 स्क्वायर किलोमीटर। 500 स्क्वायर किलोमीटर समझते हैं कितना होता है? लगा लीजिए कि एक वर्ग है लगभग 22 किलोमीटर की साइड्स का। अ स्क्वायर ऑफ साइड 22 किलोमीटर्स, इतना होता है 500 स्क्वायर किलोमीटर। 22 किलोमीटर ऐसे चलते जाइए, 90 डिग्री मुड़िए, 22 किलोमीटर ऐसे चलते जाइए, उतना एरिया ले लीजिए। उस पूरे एरिया में पेड़ थे, वन थे, और वो सब काट दिए गए हैं। इतने पेड़ काटे गए हैं। ये खोलो इसको जरा। और ये बात आपको मीडिया बता रहा है क्या? और इसका आर्टिकल का है 3 months before polls, Uttarakhand government made mining easier in a state already devastated by landslides and deforestation. ताकि चुनाव में जीत मिल सके। चुनाव के लिए पैसा चाहिए होता है ना, तो वहाँ पर माइनिंग माफिया होता है और ये सब होते हैं, तो उनसे पैसा लेने के लिए, चुनाव में जीत लेने के लिए, चुनाव से 3 महीने पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट मेड माइनिंग ईजियर इन स्टेट रेवेज्ड बाय लैंडस्लाइड्स एंड डिफॉरेस्टेशन। इसमें हाँ, ये पिछले 5 साल में 37 पुल गिर चुके हैं उत्तराखंड में। गुजरात में एक गिरा था, उससे बहुत शोर मचा था। यहां 37 गिरे हैं, और इन 37 के अलावा 27 और हैं जो गिरने को तैयार खड़े हैं। Locals attribute the bridge disaster to unbridled mining of sand from rivers, making floods more devastating. पैसा 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 पैसा, विकास। सितंबर 2021 में लैंडस्लाइड्स ट्रिगर्ड बाय particularly heavy rain blocked at least 100 roads across the Himalayan state. Thousands of trees have been cut, loosening vast quantities of mud otherwise bound by tree roots. आप जब पेड़ काटते हो तो पता है ना क्या होता है? पेड़ों ने ही मिट्टी को पकड़ रखा होता है, पेड़ों ने ही पर्वतों को बचा रखा होता है। पेड़ गया नहीं कि वो मिट्टी ढीली हो गई, अब उसको पकड़ने वाला जो एडेसिव था वो नहीं रहा, तो जैसे ही उस पर पानी पड़ेगा वो बह जाएगी। Despite the impact of mining on rivers, people, infrastructure and environment, the government relaxed regulations to make it easier for mining companies who are major funders of political parties in Uttarakhand. लेकिन माइनिंग होती है तो जो चीज़ माइन से निकली है, चाहे वो रेत हो चाहे वो मिनरल हो, उससे विकास होता है ना, और वही हमें चाहिए। द ग्लोरियस करण जौहर एनआरआई मूवी, वही हमारा आदर्श है। डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट, और वहां हम सब नाच रहे हैं, पैसा ही पैसा है, और शादियां हो रही हैं एक के बाद एक, और सब नाच रहे हैं, पैसा उछल रहा है।
The government neglected addressing long-standing concerns of illegal mining activities and diluted mining regulations before the end of their tenure to favor their supporters. ये आ रहा है सब टीवी चैनलों में। टीवी चैनलों में तो ऐसे आ रहा होगा कि ये देखिए, ये साक्षी देवी, इनका घर टूट गया है, घर में इनकी बछिया बंधी थी, वो बछिया को लेके कहाँ जाएंगी, और साक्षी देवी हाय हाय दहाड़े मार के रो रही हैं। और अरे अरे अरे, चलिए साक्षी देवी को सहायता दीजिए, इस लिंक पर डोनेट करिए। मूल बात है वो आपसे कोई बता रहा है, ना कोई बता रहा है, ना आप जानना चाहते हैं। हम जैसे जी रहे हैं, हमने जैसे अपने आदर्श बना रखे हैं, उन्हीं की वजह से क्लाइमेट चेंज है, उन्हीं की वजह से डिफॉरेस्टेशन है, उन्हीं की वजह से पृथ्वी बिल्कुल रसातल में जा रही है। जो हमारी फिलॉसफी ही है ना लाइफ की, वो बिल्कुल गलत है। क्या है हमारी फिलॉसफी? हैप्पीनेस इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस इज ऑब्टेन्ड थ्रू कंजम्पशन। बस ये कुल मिलाकर के 2 पंक्तियों का सबका जीवन दर्शन है। हैप्पीनेस इज द पर्पस ऑफ लाइफ, सुख ही जीवन का उद्देश्य है, और भोग के द्वारा सुख की प्राप्ति होती है। कुल मिलाकर के ये हमारी दर्शन की किताब है। सुख जीवन का लक्ष्य है, और सुख मिलता है पदार्थों को भोगने से। यही मूल कारण है कि सारी बर्बादी हो रही है। अभी जो नियमों में वहाँ पर कुछ संशोधन किए गए हैं, तो नियम और आसान बना दिए गए हैं पर्वतों को बर्बाद करने के लिए। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस will no more be required for construction activities like leveling, water storage, recycling, fish pond, etc. on private land adjacent to the bed of the river, tributary or estuary. बिल्कुल नदी के बगल में भी अगर आपको ये सब काम करने हैं तो खुलेआम कर सकते हैं। अब उसके लिए किसी प्रकार की अनुमति की भी आवश्यकता नहीं। आगे चीज़ें और विस्तार में दी गई हैं। और ये सब कुछ उपलब्ध है, ये कोई पेड रिपोर्ट नहीं है, ये तो सब खुला हुआ है। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, पढ़ते नहीं हैं हम। Riverbed mining, masquerading as river training or dredging, is the factor contributing to the rise in collapses of bridges. Sand, boulders, and minerals are important to ensure recharge of groundwater, to keep water clean, and to keep it flowing. Riverbed mining obstructs all of this. Over the last decade, thousands of flash floods, cloudbursts, and landslides have struck the state, killing people and causing large-scale infrastructural damage. इस पूरी चीज़ में वैसे वो जो कल एक कमेंट आया था उत्तराखंड से, उसको दीजिएगा। जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनका भी कुछ कम योगदान नहीं है। देवभूमि है, पुण्य भूमि है, लेकिन अज्ञान और अंधविश्वास से बिल्कुल भरी हुई है। अगर स्थानीय निवासी एकजुट हो जाएं कि वो ये सब कुछ नहीं होने देंगे जो वहाँ विकास के नाम पर हो रहा है, तो ये हो नहीं सकता। लेकिन वहाँ पर भी टीवी पहुँच गया ना 25-30 साल पहले, तो वहाँ भी सबको पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, तो भी कहते हैं होता रहे।
देखिए, अध्यात्म जहां नहीं होगा वहां फिर एक ही चीज होगी जो हमें चाहिए होगी, क्या? भौतिक सुख और अनंत भौतिक सुख। भौतिक आवश्यकताएं सबकी होती हैं, बिल्कुल होती हैं, आपकी हैं, मेरी हैं, सबकी होती हैं। भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना एक बात होती है, और भौतिक सुखों को ही जीवन का परम लक्ष्य बना लेना बिल्कुल दूसरी बात होती है। ये कल उत्तराखंड से आया है, तो एक सज्जन है, उन्होंने लिखा, अभी ये जो कमेंट है ये सार्वजनिक ही है, यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, मैं उसको पढ़े देता हूं। मैं उत्तराखंड में पैदा हुआ था, स्वाभाविक ही है कि मेरे आसपास मांसाहार चलता था और चलता ही है, किंतु जानवरों के लिए करुणावश मैंने मांस छोड़ दिया था। पर 9वीं कक्षा में मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा कि जान तो पौधों की भी जाती ही है, तो ये तर्क सुनकर मैंने फिर से मांसाहार शुरू कर दिया। कक्षा 11वीं में मेरे सामने मैंने देखा मांस की दुकान पर एक मुर्गे को बड़ी बेदर्दी से मारा गया। पहले उसके पैर काटे गए, फिर सिर, और जब वो तड़प कर मर गया तो उसकी खाल खींचकर काट दिया। उसे अन्य मुर्गे देख रहे थे, उनमें भय छाया हुआ था। मैं फिर भी नीच विचारों की आड़ ले ये सब देखकर भी चुपचाप बैठा रहा, और वहाँ से मुर्गे की जगह मछली का मांस खरीद कर घर ले गया। लेकिन 12वीं के बाद जीवन की दिशा तय करते समय जब मैं तमाम दिशाओं में सोचने लगा, तो मन हर बार किसी भी दिशा में थोड़ा आगे सोचकर बढ़ने से इनकार कर देता। निश्चित हो गया कि मन पुरानी दिशाओं में ज़्यादा दिनों तक रमेगा नहीं। फिर क्या करनी है, क्या करूं? तब मैंने YouTube में जीवन के बारे में खोजना शुरू किया। पहली बार फिर मैंने आचार्य जी को सुना। उस वक्त मैं जितना भी समझा, जीवन की गाड़ी आगे को चल पड़ी थी। फिर मेरा मांस छूट गया, कुछ दिनों बाद दूध भी छूट गया। फिर मंदिर के लिए फूल भी जो खुद ही भूमि पर गिर गए हैं वो जाने लगे। फिर खाए हुए फलों के बीजों को भी मैं अलग अलग जगह फेंकने लगा और कुछ को तो बोने भी लगा। फिर सूक्ष्म जीवों के जीवन को ध्यान में रखते हुए भी अपने चुनाव बदलने लग गया। फिर ये बीच में कटा हुआ है। और अब ये सोचता हूँ कि ये सब कुछ करने वाला पहले भी प्रकृति थी, अब कोई और है। मांस भक्षण मेरे क्षेत्र में बहुत होता है। यह पर्यटन क्षेत्र है। लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं, उनमें से अधिकांश धुएं, शराब और मांस का मज़ा लेकर चले जाते हैं, किंतु मरे जानवरों की लाशें, भय, चीख, दर्द, जीवन, कुछ भी नहीं बचता। ये गोलू देवता के नाम पर मुर्गी व बकरी की बलि देते हैं, जिसमें बस ये होता है कि काट कर चढ़ावे की नौटंकी करके खुद ही खा जाते हैं। ये जबकि इनमें थोड़ी भी शर्म होती तो ये गोलू देवता के साथ ऐसा नहीं करते, क्योंकि गोलू देवता इसी क्षेत्र में भैंसें चराते थे और उनका भैंसों के साथ प्रेमपूर्ण संबंध था। यहाँ तक कि उनके शत्रु ने भी उन्हें मारने के लिए भैंसों को मोहरा बनाया, और जब गोलू देवता भैंस को बचाने लगे तो उनके शत्रु ने छल से उनकी गर्दन पर वार किया। फिर गोलू देवता ने अपनी गर्दन के रक्तस्राव पर कपड़ा बांधकर खून को रोककर उस शत्रु को मारा, और फिर उनके अंतिम क्षण उन्हीं भैंसों के साथ अत्यंत करुणामय तरीके से व्यतीत हुए। पर ठीक उसी जगह पर जहाँ कभी प्रेम और करुणा की रसदार फूटी थी, लोग और गोलू देवता की वंशी का संगीत बहता था, लोग आज निर्दोष पशुओं की जीवनधारा समाप्त करते हैं। करुणा व प्रेम की रसधार बहाने के स्थान पर उसी जगह पशुओं की रक्तधार बहाते हैं। अंत में आखिरी बात कही है कि चैतन्यता ही बोध ला सकती है। तो अध्यात्म स्थानीय लोगों में भी नहीं, भले ही देवभूमि है, अंधविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है, अध्यात्म नहीं है। और अध्यात्म उनमें भी नहीं जो देहरादून में बैठे हैं कि दिल्ली में बैठे हैं, न स्थानीय लोगों में, न राजधानियों में बैठे हुए आकाओं में। तो बताइए कौन बचाएगा फिर प्रकृति को और पर्वतों को?
ऋषियों ने ऐसे ही पर्वतों को, विशेषकर हिमालय को, और हिमालय में भी विशेषकर उत्तराखंड को अपना घर नहीं बनाया था। देवभूमि कहते हैं, उसके पीछे कारण है और बहुत ठोस कारण है। वहाँ है विशिष्टता, और इसीलिए अहंकार उस जगह से इतना ज़्यादा चिढ़ता है, इसीलिए उस जगह को सबसे ज़्यादा बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि अगर वो जगह है तो उस जगह से संबंधित प्रतीक भी बचे रहेंगे, और वो जो प्रतीक हैं वो अहंकार के लिए घातक हैं। ये आप छुपी हुई बात देख पा रहे हैं। अगर पुण्य भूमि है उत्तराखंड और पुण्य को ही समाप्त करना है तो किसको समाप्त करना पड़ेगा? उत्तराखंड को समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए उत्तराखंड हर तरीके से समाप्त किया जा रहा है, स्थूल तरीके से भी, सूक्ष्म तरीके से भी। प्राकृतिक तरीके से भी और मानसिक तरीके से भी। वहां बाहर बाहर जो प्रकृति है वो भी बर्बाद हो, और वहां लोगों का जो मन है वो मन भी बर्बाद हो। दोनों तरीकों से उस जगह को बर्बाद किया जा रहा है। सनातन धर्म की स्थिति क्या चल रही है, उसको जांचने के लिए, नापने के लिए एक अच्छा पैमाना सदा यह रहेगा कि उत्तराखंड की स्थिति क्या चल रही है। और गंगोत्री, यमुनोत्री और गंगा की स्थिति क्या चल रही है। जितना दूषित सनातन धर्म होता जाएगा, उतनी दूषित हमारी नदियां होती जाएंगी। जितनी ध्वस्त सनातन धर्म की इमारत होती जाएगी, उतने ही ध्वस्त उत्तराखंड के पर्वत होते जाएंगे। तो सनातन धर्म की हालत क्या चल रही है, इसको कभी भी नापना हो तो वहां जाकर के पर्वतों को, नदियों को और पर्वतों के निवासियों को देख लीजिएगा। जो उनकी दशा है वही पूरे सनातन की दशा है। अब समझ रहे हैं कि जोशीमठ नहीं धस रहा है, क्या धस रहा है? सनातन धर्म धस रहा है। और सनातन धर्म से मेरा आशय सामुदायिक, सांप्रदायिक इत्यादि नहीं है। सनातन धर्म, धर्म मात्र धस रहा है, धर्म ही धस रहा है। एसेंशियल रिलीजियोसिटी वही खत्म हो रही है, धस रही है। जमीन का धसना मत मान लीजिएगा उसको, वो हमारा धसना है। हम पाताल में जा रहे हैं, धस रहे हैं। सर, इसी विषय में एक बात और जोड़नी थी कि अक्सर जब इस तरह से बात की जाती है, किस तरह प्रकृति का शोषण हो रहा है पहाड़ों में, तो ये कह दिया जाता है कि चीन से भारत को खतरा है और उत्तराखंड का बॉर्डर चीन से जुड़ता है, तो इसलिए उत्तराखंड में अच्छी सड़कें और ये सब चीज़ें डिफेंस के लिए बहुत जरूरी डिफेंस ने साफ मना करा है। जब ये सब विनाश का कार्यक्रम शुरू करा गया था विकास के नाम पर, तो उसको जस्टिफाई करने के लिए देश की रक्षा का बहाना बताया गया था कि साहब अगर सड़क चौड़ी नहीं की गई तो आर्मी जल्दी से चीन वाली सीमा पर नहीं पहुंच पाएगी। तो आर्मी चीफ ने तत्काल कहा था कि माफ करिएगा, आर्मी के पास अपने तरीके हैं, हम खट से पहुंच जाएंगे, हमारे लिए नहीं इन सड़कों की कोई ज़रूरत है। आर्मी चीफ खुद मना कर चुके हैं। मेरे ख्याल से शायद तब विपिन रावत थे, उन्होंने कहा था, देखिएगा मिल जाएगा आपको। आर्मी वाली बात नहीं है ये कुल मिलाकर के वही है, द NRI ड्रीम। मेरा तीर्थ है ना, तो बिल्कुल 5 स्टार तीर्थ होना चाहिए।
खट से गाड़ी निकले दिल्ली से और खट से जाकर के सीधे केदारनाथ में खड़ी हो जाए। साए 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 साए। वहां तो भी आवश्यकता यह है कि जो रिलीजियस टूरिज्म भी होता है उसको भी रेगुलेट किया जाए। कौन सा ये सब के सब वहां पर जा रहे हैं महादेव के प्रेम में। ज्यादातर लोगों को तो शिवत्व का कुछ पता भी नहीं है। ये तो वहां पर जाते हैं एक बॉक्स को टिक करने कि हाँ भाई तीर्थ भी कर लिया, तीर्थ भी कर लिया। अब उसकी फोटो लेंगे, फेसबुक पर लगाएंगे और शेखी बघारेंगे कि मैं तो होके आया हूं अभी अभी बद्री केदार। जिनकी जिंदगी में शिव कहीं नहीं है वो पहाड़ पर चल के शिव को पा जाएंगे क्या? उन्हें शिव से कोई प्रेम भी है? खच्चर घोड़े पर अत्याचार करके तुम वहां तक जाते हो, यह पशुपति के प्रेम का प्रतीक है? पशुओं पर अत्याचार। ये तो जो चारधाम टूरिज्म है ये तो रेगुलेट होना चाहिए। 4-4 महीने की वेटिंग लगनी चाहिए ताकि वही लोग जाएं जो सचमुच गंभीर हों। ऐसे नहीं कि किसी का भी मुंह उठाया और बोला चलो डार्लिंग हनीमून मनाने ऊपर चलते पहाड़ों पर, इधर गर्मी बहुत हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो गया, 4 डिग्री औसत से ज्यादा तापमान है दिल्ली में, चलो केदारनाथ चलते हैं, मजा आएगा। और केदारनाथ के रास्ते में और भी सब चीजें हैं, उनके भी मजे लेते हुए चलेंगे। पहले ऋषिकेश रुकेंगे, फिर आगे काना ताल है उसमें रुकेंगे, केदारनाथ के पास चोपटा है वहां मजे मारेंगे। चलो डार्लिंग। चार 6 महीने की वेटिंग लगे और एकदम सीमित संख्या में वाहनों को जाने दिया जाए। एक से एक बड़े मांसाहारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी ये वहां चढ़े जा रहे हैं पर्वत पर। इनके पाप नहीं साफ होंगे पर्वत पे चढ़ के, हां पर्वत जरूर गंदा हो जाएगा इनके चढ़ने से। ये मत करो कि सड़क इतनी चौड़ी कर दी है कि जमाने भर की गाड़ियां पर्वत पे चढ़ जाएं। सड़क तो और पतली रखो ताकि वही जाएं जो सचमुच जाने लायक हैं, जिनमें इतना संयम है, इतनी पात्रता है और इतना प्रेम है कि वो कहेंगे कि हम इंतजार करेंगे, मेरा नंबर 6 महीने बाद भी आएगा, मैं तो भी प्रतीक्षा करूंगा, मैं तब जाऊंगा। ऐसे थोड़ी कि गुड़गांव के रईस हैं और उठाई अपनी फॉर्च्यूनर और चढ़ गए झट से वहां पर और बहुत खुश हुए कि वाह रोड अब कितनी चौड़ी हो गई है, मजा आ रहा है, बीच बीच में चिकन टिक्का भी मिल रहा है। गलत बोल रहा हूं तो बताइए। पहाड़ों पर प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कौन लोग हैं? क्या स्थानीय निवासी? क्या स्थानीय निवासी पहाड़ों को गंदा करते हैं? नहीं, स्थानीयों में तो फिर भी पर्वत के प्रति कुछ प्रेम होता है। पर्वतों को बर्बाद तो ये पर्यटक करते हैं और इन्हीं पर्यटकों को आप और ज्यादा वहां बुला रहे हो। काहे के लिए भाई? कहेंगे अर्थव्यवस्था के लिए, पहाड़ों के लोगों को भी तो पैसा मिलना चाहिए। तो एक काम कर लो, पहाड़ों के लोगों को सब्सिडाइज कर दो, वो कहीं बेहतर है। उन्हें 100 तरह की सब्सिडीज दे दो। अगर आप यही चाहते हो कि पहाड़ के लोगों के हाथ में कुछ पैसा आए तो उसके लिए पहाड़ को क्यों बर्बाद कर रहे हो? पहाड़ के लोगों को सब्सिडी दो, बहुत अच्छी बात है, पूरा देश तैयार हो जाएगा। भाई पूरा देश जो टैक्स भरता है उसका आधे से ज्यादा तो तुम खा जाते हो अपने भ्रष्टाचार में। ठीक, हमारा आपका जो टैक्स जाता है, आपको क्या लग रहा है वो विकास के कार्यों पर खर्च होता है? हमारा आपका टैक्स तो यही खा जाते हैं सब नेता और ब्यूरोक्रेट्स। तुम्हें पहाड़ों की इतनी चिंता है तो जो हम टैक्स देते हैं उसी टैक्स का इस्तेमाल करके
पहाड़ के लोगों को सब्सिडीज दे दो, उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी आर्थिक रूप से भी। लेकिन पहाड़ क्यों बर्बाद कर रहे हो? ये इतनी अजीब बात है। एक विदेशी आता है जब हमारे पर्वतों पर, तो वो विदेश में मांसाहार करता होगा, भारत आकर के कहता है नहीं, मांसाहार छोड़ दो, मैं पशु क्रूरता के उत्पाद माने दूध पनीर वगैरह भी नहीं छूऊंगा। ये विदेशियों का हाल रहता है। वो यहां पे साधारण कपड़े पहन के घूमते हैं, अपने देश वाले नहीं। वहीं ऋषिकेश से एक 200-400 रुपए का कुर्ता खरीद लेंगे, वही डाल लेंगे और वही पहन के अपना घूम रहे हैं, एक फटी चप्पल में अपना वो मजे कर रहे हैं। और जब देसी आदमी पहाड़ों पर जाता है तो वहां बकरा चबाता है। वो कहता है हम पहाड़ पे आए किस लिए हैं? बियर और बारबेक्यू। विदेशी मांसाहारी है, पर वो पहाड़ पर आकर हो जाता है शाकाहारी। और देसी अपने घर में भले शाकाहारी होगा, लेकिन पहाड़ पे चलकर हो जाता है बलात्कारी, एकदम पूर्ण मांसाहारी। ये हमारी महान संस्कृति है। और वो इसलिए क्योंकि संस्कृति में अध्यात्म कहीं नहीं है, बस संस्कृति भर है। मिट्ठू बोलो राम राम, तो मिट्ठू राम राम बोल रहा है। तोता रटन संस्कृति। क्या है ये? तो जब ये सब तोड़फोड़ हुई थी और उसमें जो बहाना बताया गया था आर्मी का, ये तो देश की रक्षा के लिए भी की जा रही है, तो भारतीय सेना की ओर से वक्तव्य आया था, मैं बिल्कुल वैसे ही पढ़े देता हूं विद इन कोट्स। इंडियन आर्मी रिलक्टेंटली फॉलोइंग पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट। इंडियन आर्मी रिलक्टेंटली फॉलोइंग पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, ये है विद इन कोट्स। Senior advocate Colin Gonsalves, representing the Indian Army, told the Supreme Court that the Indian Army was only following the political establishment's whims. Whims माने सनक, सनक है, विकास चाहिए, विकास। That the Indian Army was only following the political establishment's whims, and it was already happy with the existing roads. And it was already happy with the existing roads that connect the pilgrimage to the Char Dham. Indian Army was already happy with the existing roads. ये roads Indian Army के लिए नहीं हैं, ये roads हैं इंडियन प्राइड को शोकेस करने के लिए। सारा खेल ही वही है, प्राइड। प्राइड माने अहंकार। हम भी तो कुछ हैं, ये देखो बड़ी बड़ी चीजें हमारी भी देखो। और जब हम बड़ी बड़ी चीजें दिखाएंगे तो लोग वैसे ही इंप्रेस हो जाएंगे, जैसे करण जौहर और सूरज बड़जात्या की फिल्में देख के इंप्रेस होते हैं, और फिर हमको मिलेगा वोट। हम बोलेंगे देखो हमने क्या बड़ी बड़ी चीजें की हैं तुम्हारे प्राइड को बढ़ाने के लिए। अभी आर्मी ने क्या कहा है सुनिएगा। आर्मी कह रही है किनसे? अ बेंच ऑफ जस्टिसेस DY चंद्रचूड़, सूर्यकांत एंड विक्रमनाथ, दैट द प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? ये जो रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट है, दैट द प्रोजेक्ट वॉज टेकिंग प्लेस because in 2016 the Char Dham Pariyojana was declared, which included construction of highways on the mountains. Now within quotes, what is the Army Council saying? Within quotes, this will enable SUVs to race up and down the mountain. This comes at a terrible cost and it needs to be weighed. ये आर्मी ने कहा है कि ये आर्मी के लिए नहीं बन रहा है, ये बन रहा है
एसयूवीज के लिए सनासन सनासन मौज मारी जाए। और एसयूवी का मतलब आम आदमी भी नहीं होता, एसयूवी का मतलब आर्मी तो होता ही नहीं है, एसयूवी का मतलब आम आदमी भी नहीं होता, एसयूवी का मतलब होता है एनआरआई, वही द एनआरआई ड्रीम। एनआरआई मतलब देसी एनआरआई भी शामिल है उसमें, गुड़गांव वाला एनआरआई। अब वो एनआरआई बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि वो फंडिंग करता है ना, वही है जो हिंदू प्राइड का बादशाह है और वही फंडिंग भी करता है। तो ये सारा विध्वंस उसके लिए किया जा रहा है, आपके और हमारे लिए भी नहीं है, ये आर्मी के लिए भी नहीं है, आम आदमी के लिए भी नहीं है। जोशीमठ यूं ही नहीं धस रहा। समझ में आ रही है बात? आगे ये अगेन आर्मी के काउंसिल का वक्तव्य है, कैन द हिमालयाज अलाउ ह्यूमन बींग्स टू डू थिंग्स दैट दे वांट टू डू? आप जो कुछ भी करना चाहते हो, क्या हिमालय अनुमति देंगे आपको करने की? द कॉन्सिक्वेंसेज आर टेरिबल। वन ऑफ अस मेट बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ही सेड, अब ये बिपिन रावत का वक्तव्य है, बिपिन रावत खुद उत्तराखंडी थे। बिपिन रावत सेड, we the army are happy with the roads as they are। हमें नहीं चाहिए। ये हो रहा है दिल्ली, चंडीगढ़, गुड़गांव, बाकी जितनी जगहों पर एसयूवी एनआरआई मामला है उसके लिए चल रहा है, ताकि आप कह सकें हम भी तो कुछ हैं। पढ़ लीजिएगा, बाकी पूरा कितना मैं करूं।